वैसे मैं आप लोगों से जानना चाह रही थी कि आप लोगों की लव मैरिज थी या अरेंज? इसका जवाब डॉक्टर साहब इसका जवाब रहने ये एक्चुअली इस तरह का सवाल है जिसमें से फिर ये सवाल बच्चे भी देगा। इसको अगर आप छोड़ दें तो हम इसे कहेंगे कि वेल लेफ्ट। आई थिंक हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है आपस में, और शायद ये एक बुनियादी वजह थी जो कि मैरिज तक फिर हमें लेकर भी आई। तो क्या कहेंगे इसे? आप लोग अपनी जुबान में इस शादी को क्या कहेंगे? रिदा के लिए क्या? लव तो नहीं कह सकते इसको। जब आप किसी को काफ़ी अरसे तक देखते हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं और आप देखते हैं कि आप एक दूसरे के लिए बेहतर लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट। व्हाट इज लव देन? लव जो है वो तो एक एडिक्टिव बिहेवियर है। हम तो लव को एक नेगेटिव रवैया समझते हैं जो कि आपको बाकी दुनिया से, बाकी रिश्तों से, बाकी ज़माने से दूर लेके जाता है। सुभान अल्लाह, लेकिन क्या कहने। हर एडिक्टिव बिहेवियर जो है इंसान के लिए बड़ा सूदिंग होता है। जैसे रात को 2 बजे अगर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है तो आप समझ लें कि वो मज़ा तो बहुत आएगा। ऐसा सर क्या बात है। लेकिन मुझे बताइए कि रात को, आधी रात को खाने ऑर्डर करना, घर पे खाने मंगवा के खाना बेवक्त और सोतों को जगा के भी खिलाना और इससे लुत्फ लेना, क्या इसके अच्छे नताइज हो सकते हैं? बहुत फर्क है। तो इसी तरह आप बड़े मोहतरम हैं, मगर मोहब्बत का जज्बा है। डॉक्टर साहब आप बड़े मोहतरम, मगर जो आपने जो मिसाल दी वो बिल्कुल डिफरेंट मिसाल है। ये जो तस्वीर आपने जाके खिंचवाई, ये मोहब्बत की वजह से इमारत ये आपका ख्याल है। हमें उस वक्त बिल्कुल ये सोच नहीं आई। नहीं तो डॉक्टर साहब ताजमहल च केड़ा चने लाए सी। मैं इस सवाल का आसान जवाब दे देती हूँ। मोहब्बत के बारे में कॉन्सेप्ट ज़्यादातर ये है कि ये अंधी होती है, ये गूंगी भी होती है और बहरी भी होती है। तो हमारे बीच में वो अंधी मोहब्बत वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने एक दूसरे को देखभाल के, सोच समझ के, यानी अरेंज मैरिज की अंडरस्टैंडिंग के साथ। हाँ, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कैलकुलेटेड किस्म की मैरिज में कोई हर्ज नहीं है, तो कैलकुलेटेड मैरिज। और ये जो मोहब्बत का एलिमेंट है ये हमने फिल्मों से सीखा है बेसिकली। अगर फिल्में ना होती तो बहुत सारे लोग मोहब्बत करते ही नहीं। आप बड़े डॉक्टर साहब काबिल एहतराम हैं मेरे लिए, और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से अभी बात करूँ। इसलिए नहीं कि मैं मोहब्बत का शायर हूँ, और इसलिए नहीं मैं किसी किताब की बात नहीं कर रहा, मैं तारीख़ की बात भी नहीं कर रहा, मगर मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में जो मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा रहा, और उसके अंदर आप तारीख़ भी शामिल कर लीजिए, तो मैंने देखा है लोगों ने बहुत बहुत शिद्दत के साथ और बड़े खुलूस के साथ एक दूसरे को चाहा है। और अगेन मेरा जो तजुर्बा रहा और मेरा जो मुतालिया रहा और जो मुशाहिदा रहा, उसमें बड़े खुलूस के साथ और किसी भी किस्म की दुनियावी आलाइश से पाक हो गए लोगों ने एक दूसरे को चाहा है, एक दूसरे के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है। और अगेन मैं ये नहीं कहता कि अगर उन लोगों ने किया है तो सारे ही लोग ऐसा करें। आपके जज्बात और आपका तर्ज़ ज़िंदगी बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए, जैसे आप सोचते हैं, मगर मेरा ये मानना भी है, अब मैं अपने आप को इस तरफ रख रहा हूँ, मेरा ये देखना भी है कि लोग बहुत चाहते हैं, और जब वो चाहते हैं तो लोगों ने डॉक्टर साहब तख्त और ताज छोड़े हैं। हम जो दोनों हैं, जिस प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है, वो साइंस ओरिएंटेड काफ़ी है, और ये बात हमें शादी से पहले ही पता थी कि हम साइंस ओरिएंटेड हैं। सो मेरे ख्याल में आप जिस नज़र से मोहब्बत को देखते हैं, हम उस नज़र से नहीं देखते उसको। हमारे प्रोफेशन जो मोहब्बत आप देखते हैं, हम उसे को डिपेंडेंस कहते हैं। डॉक्टर साहब के सामने कोई मोहब्बत करो तो पानी छोड़ दूंगा। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त एक बार वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सदाकत अली साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा उज़मा सदाकत साहिबा। और अगेन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सब लोग ना कैलकुलेटेड ज़िंदगी गुजारते हैं और ना सब लोग मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, और हर शख्स की तर्ज ज़िंदगी का एहतराम करना चाहिए। मैं सिर्फ ये गुजार। हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं चूँकि एक प्रोफेशनल हूँ तो ख़वातीन का करियर मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन अपने करियर में आगे बढ़ें। सो
I did something जिससे किसी का करियर खराब होने की तरफ गया, so I regret that doing. अच्छा, ठीक है. अच्छा, मेरे ज़हन में सिर्फ ये रिग्रेट होता है कि चीज़ों का देर से क्यों पता चला. यानी जो बातें आज समझ में आई हैं सारी ज़िंदगी गुजार के, तो ये 25 साल 50 साल पहले क्यों पता न चली. मोहतरमा, अभी जो आपने बात की, ये फरमाइए कि आपने उनसे किसी मौके पे इजहार किया इस बात का कि मैंने. नहीं, आज टीवी के थ्रू इजहार हो रहा है. अच्छा, ठीक है. नहीं तो वो देख रही होंगी या जान रही होंगी या जान रहे होंगे. टीवी तो लोग देखते ही हैं. अच्छा, मगर आपने उनसे कहा नहीं. कहा नहीं. तो एज ए ह्यूमन बीइंग, और आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कहीं रहता है अंदर खुद बुद सी एक गिल्ट सा के कह देना चाहिए, एक क्लोजर तो होना चाहिए ना चीज का. रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज का क्लोजर हो. लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाना चाहिए ताकि फिर आप अपने आप को बेहतर बना लें. रिपेंटेंस की कितनी अहमियत है जिंदगी में, इंसानी नफ्सियात में? यानी जिसे पछतावा कहते हैं, इसकी बड़ी अहमियत है कि जब हमें पछतावा होता है तो हम आगे बढ़ते हैं और माफ़ी तलाफ़ी और इजाफ़ी करते हैं. लेकिन जब हमें शेम होती है तो हम पीछे हटते हैं और अपने आप को नाकस या गलत समझना शुरू कर देते हैं, अपनी हस्ती के ख़िलाफ़ तासर ले जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है. तो जो गिल्ट एंड शेम है, उसमें फ़र्क ही ये कि गिल्ट आगे बढ़ के मदावा करने को कहता है और जो शेम है वो पीछे हट के छुपने के लिए कहता है. वेरी इंटरेस्टिंग. कैसे आदमी ये जान सके कि इस वक्त वो शेम की दुनिया में दाखिल हो रहा है या गिल्ट के उसमें दाखिल हो रहा है, या कैसे शेम को गिल्ट में कन्वर्ट करके और बेहतर रवैये की तरफ जाए? देखिए, शेम से निकलने का एक ही तरीका है कि आप हाइडिंग से निकल आए. ओके. आप पहले किसी ऐसे बंदे से शेयर करें वो बात जो कि आपको करना है, जो सेफ है, और जब उससे हौसला अफजाई आपको मिले, आपका चुनाव सही होगा, तो आपकी झिझक दूर हो जाएगी और आप लोगों को सही माने में बता सकेंगे कि आप हकीकत में क्या हैं. क्योंकि जब हमारे अंदर से ये मुमताज़ होने का खप्त निकल जाता है तो हम शेम से भी निकल आते हैं. शेम उस वक्त तक रहती है जब तक हमें यह खप्त होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं होना चाहिए और मेरा बच्चा स्कूल में अव्वल आए और मुझे दुनिया में नंबर 1 की हैसियत हासिल हो. अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले सेगमेंट में जो बात हो रही थी, जैसे हम ये जो जज्बाती नौयत के लोग होते हैं, शायर, और ये दुनिया को और तरह देखते हैं ना, कि भाई अब वो एक ख़ास तरह का फ़क्र, ख़ास तरह का जुहद, ख़ास तरह का दुनियादारी से थोड़ा थोड़ा गुरेज पाया जाता है. तो ये जो मोहब्बत करने वाली मखलूक है, आप तो बहुत अजीब नज़रों से देखते होंगे ना? नहीं, अच्छा. ऐसी बात नहीं है. हम नहीं, बेवकूफ़ लगते हैं आपको ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एतदाल जो है, अच्छा, वो उसकी मैं बात कर रहा था. असल में मोहब्बत तो एक बड़ा ही खूबसूरत जज्बा है जो कि आप किसी के साथ भी कर सकते हैं. मोहब्बत दोस्त अहबाब है, माँ बाप हैं, बीवी बच्चे, सब आपके साथी कॉलीग, सबसे आप कर सकते हैं. और बुनियादी मोहब्बत जो है ना वो इंसानों से, और उससे भी बढ़ के मोहब्बत फिर खुदा से. तो जब आप इतनी वैरायटी वाली चीज़ों से मोहब्बत करते हैं तो फिर ठीक है. लेकिन अगर आपकी सारी मोहब्बत एक जगह मुर्तकिज़ हो गई है तो फिर उससे प्रॉब्लम. आपका ये ख्याल है कि वो बहुत मुनासिब बात नहीं? हाँ, मेरे ख्याल में उससे तवाज़ुन बिगड़ जाता है ना. सर, मैं एक बारी मोहब्बत करने वाले ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ. अच्छा. ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਤਦਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ. ਅਸੀਂ टाइम पूछ लिया होना उन्होंने. वैसे डॉक्टर साहब, ये बड़ी इसने अहम बात की है कि मोहब्बत का इत्दा से ताल्लुक नहीं होता. क्या करें इसका डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा लगता है, यानी मोहब्बत आप जब एक सोर्स से करते हैं, यानी कोई एक आपका टारगेट है जिसे आप मोहब्बत करते हैं, तो उसमें बेतदाली तो आएगी. अब क्या करें डॉक्टर साहब कि वो दिल अगर किसी को धड़के देख के, तो क्या करे आप? धड़कने दे उसको. दिल तो 14,000 दफा रोजाना धड़के. हाय हाय हाय, वो 14 करोड़ मरतबा भी धड़के, वो एक अलग चीज है. मगर वो जो धड़कना है वो एक अलग चीज है. वो देखे ना, मैंने एक शेर कहा था इस पे, उससे करनी है सैकड़ों बातें, उससे करनी है सैकड़ों बातें, दिल की धड़कन बहाल तो हो ले. वो धड़कना जिसके बाद बहाल नहीं होती है, वो आप जिसे लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हैं, और अचानक ऐसा महसूस होता है, तो ये खप्त किस्म की चीज़ है. हाँ देखें ना, आपके नज़दीक खप्त है ना, यही तो मैं कह रहा था. आप बेवकूफ़ समझते होंगे. नहीं, बेवकूफ़ नहीं समझ रहा मैं. ये कहता हूँ कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके पीछे कोई औसाफ होने चाहिए ना. यार डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल बड़ी अहम बात कर रहे हैं.
آپ بڑی کیلکولیشن کی بات کر رہے ہو, درست ہے, آپ میرے لیے بھی بہت قابل احترام ہے. میں یعنی کہ میں بالکل آپ سے یعنی کہ میں بہت احترام سے اپنی رائے رکھ رہا ہوں, یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے اور میرے لیے بڑی رسپیکٹ ہے اس کی. یہ حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب, یعنی کہ ایک دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں سمجھ آتی کہ کوئی کیوں اچھا لگتا ہے. دیکھیں نا, میں تو آپ کا پرستار ہوں, یعنی آپ کی نظمیں میں پڑھتا ہوں, ہاں, اور میرا دل خوش ہوتا ہے اس سے, یہ درست ہے. لطیف احساسات جاگتے ہیں. یقین جانیے میں اپنے خاندان میں یا کالج میں جب میں کچھ شیئر نہیں کرتا تھا, کچھ بھی نہیں کرتا تھا, تب بھی بہت سارے لوگ مجھے چاہتے تھے بلا وجہ. اور سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اس کا کیا کریں, وہ کیا چیز اصل میں یہ ہے کہ جو لطیف جذبات پیش کرتے ہیں آپ شاعری میں, یا کوئی بھی شاعر جو پیش کرتا ہے, وہ ہمارے لیے ایک روح کی غذا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے, پر وہ پریکٹیکلی اپنی دنیا میں ان کو اپنا لینا جو ہے بعض اوقات خسارے کا پیدا ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نفسیات دان ہیں, کہ یہ کیا رویہ ہے کہ کوئی شخص کے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر وہ اچھا لگتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو, ہم نے مردوں کو عورتوں کو, عورتوں کو مردوں کو چاہتے دیکھا ہے, اور وہ کامیاب نہیں تھے, وہ اچھے بھی نہیں تھے, مگر لوگ چاہتے. یہ کیا چیز ہے؟ سائنس اس کی جو توجہ کرتی ہے وہ ایک چیز ہے جسے فیرومونز کہتے ہیں. فیرومونز کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ دو انسان جب ان کے آمنا سامنا ہوتا ہے تو دونوں انسان کے جو فیرومونز ہیں اگر وہ میچ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی کیمسٹری بن گئی ہے. تو کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری کیمسٹری زیادہ بنتی ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ کم بنتی ہے, کچھ کے ساتھ بالکل نہیں بنتی. آپ کسی کو ملتے ہیں آپ ریپلسو فیل کرتے ہیں, اور کسی سے آپ ملتے ہیں تو آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے رازوں میں سے ایک ہے کہ کس طرح وہ جو کیمسٹری کو جوڑتا ہے. ہاں, کہ کوئی کیوں اچھا لگتا ہے ہم نہیں جانتے. یعنی کہ لڑکا جو ہے وہ ڈبل ہائیڈروجن اور لڑکی جو ہے وہ آکسیجن, پانی کی طرح ہونی چاہیے, اور ان دونوں کو فیرومارز دینے چاہیے.